हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड इवनिंग आप ऑल ऑफ यू। दो ही तो लोग हैं हमारे पास। हम क्या करेंगे आज कि मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है ना, उसको आज समाप्त करने जा रहे हैं, जो हमने इससे पहले के लेक्चर्स में पढ़ रखा है। तो आप लोग उम्मीद कीजिएगा कि इस लेक्चर में आपका ख़त्म हो जाएगा। कुछ चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 12 की भी इसमें कवर कर रखी हैं। तो हार्डली 1 और 2 लेक्चर और लेंगे हम इसमें, तो हमारा मॉडर्न फिजिक्स का एक और चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा हमारा न्यूक्लियस वाला पार्ट, जो कि बहुत छोटा है। तो मैंने आपको हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, लीनार्ड ऑब्जर्वेशन, ये दोनों लास्ट क्लास में ऐसे ओवरव्यू कर दिया था, मैंने बताया नहीं था। तो आप इनके ऑब्जर्वेशन की थ्योरी लिख लीजिएगा, ठीक है। और नोट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नोट्स करने से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। बाकी ये सारे कर्व्स हमने पिछली क्लासेस में पढ़े थे। और मैंने आपको, जहाँ तक मुझे याद है, लास्ट क्लास में करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताई थी फोटोन्स की। तो लास्ट क्लास तक मैंने आपको ये टोटल 11 प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिखा दी थी, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ आपको यहाँ से नोट करनी हो, आपको लगे कि नोट करनी चाहिए, तो आप कर लीजिएगा। मैं इंडिविजुअली 1 बाय 1 आपको इसके फोटोज, ठीक है, कंप्लीटली दिखाता हूँ। आपकी स्क्रीन पर ये पूरे पूरे फोटोज आएंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड करंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। फिर दो तरह के इफेक्ट में ऑब्जर्वेशन थी। एक आपकी हर्ड ऑब्जर्वेशन थी, हर्ट्ज, और एक लिनार्ड ऑब्जर्वेशन थी। फिर इंटेंसिटी का इफेक्ट हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे किस किस तरीके से होता है उसके ग्राफ्स देखे। तो ये आपका था फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में लीनियर चेंज। फिर था पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच में। तो आप डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे देखते हैं, तो आपका इनिशिएट जो होता है वो एक ही पॉइंट से होता है, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। बाकी ज़्यादा पोटेंशियल दोगे तो ज़्यादा ज़्यादा करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये फॉर्मूले वगैरह हम सब पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक यहाँ पर हमसे मिस हुआ था, वो था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन। यानी कि लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में किस तरीके से आप स्टडी करेंगे, या किस तरीके से आप उसको सिग्निफाई करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको ये पढ़ा दिया था करेक्टरिस्टिक क्या होती है फोटोन की। तो अब आपने डुअल नेचर पढ़ा। लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, उसको भी जस्टिफाई करने के लिए ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो वो चीज़ जस्टिफाई होती है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपके, विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम होती है। देखो, photoelectric effect thus gave the evidence that light consisting of energy packet, these packets of energy are called as quantum या light quantum। मैंने बताया था कि जब भी आसमान से लाइट आती है, तो ये किस फॉर्म में आती है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट। उनको आप क्वांटम बोलते हैं या फोटोन बोलते हैं। सो फोटोन कन्फर्म द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये फोटोन जो है लाइट के पार्टिकल नेचर को कन्फर्म करते हैं। अब ये जो चीजें हैं यहाँ पर, इन चीजों की हम बात करते हैं, ठीक है, जो कि जरूरी है हमें बात करना, कि बेसिकली हम यहाँ पर किस चीज को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इन चीजों की तरफ चलेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको रफली समझाता हूँ कि किस मेथड से या किस अप्रोच से आप इसके पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करेंगे। देखिए, आप अज्यूम कीजिएगा कि लाइट जब ट्रैवल करके आ रही है, तो वो अपने अंदर एक एनर्जी रख रही है, ठीक है। ये फोटोन्स आ रहे हैं, फोटोन कह लो, या फिर आप क्वांटम कह लो, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी वो थी E इज इक्वल्स टू mc²। इसके ऊपर हमने कल बात की थी। लेकिन अगर जब ये फोटोन लेकर आ रहा है, तो फोटोन कुछ ना कुछ एनर्जी पजेस करेगा। उस एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू h/μ, ठीक है। अब ये जो म्यू है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है जो ये लाइट लेकर आ रही है, ठीक है। ऐसे मान लो कि फोटोन पार्टिकल यहाँ से आ रहा है। इसको आप लिख सकते हो hc/λ से भी, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आता है जो इसके पार्टिकल नेचर को
जस्टिफाई करता है, क्योंकि पार्टिकल है, तब पार्टिकल इम्पैक्ट डालेगा, यानी कि इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। मोमेंटम, तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है उसकी एनर्जी पार्टिकल की, उसको आप स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो। एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका hc/λ। ठीक है, इसको सी से डिवाइड करेंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपका जो मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा वो आएगा h/λ। ठीक है, तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यही फॉर्मूला जस्टिफाई करता है आपके लाइट के पार्टिकल नेचर का। पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, या फिर कह लीजिए फोटोन के होने। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंटम, मोमेंटम ऑलवेज इक्वल्स टू द h/λ। ठीक है, अब आगे ही चलकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p बोल दिया था। ठीक है, तो इस लैम्डा को ही हम आगे चलकर बोलेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी, इसका नाम आपने केमिस्ट्री के अंदर सुना होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ध्यान रखना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बेसिकली कंफर्मेशन देती है आपके पार्टिकल नेचर का। ठीक है, अब ये फोटो सेल क्या होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का रहेगा फोटो सेल के बारे में। फोटो सेल बेसिकली कुछ नहीं, एक लाइट पड़ने पर बैटरी की तरह जो चीज काम करे उसको फोटो सेल बोलते हैं। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपली ये है कि आप लाइट डाल रहे हो और कोई भी डिवाइस उस लाइट को करंट में कन्वर्ट कर दे, तो उसको आप बोलेंगे फोटो सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक आई भी बोलते हैं इसको। द photoelectric current set up in the photoelectric cell is corresponding to incident light provide the information about the object as it has been seen by our eye presence of light। देखो, यहाँ देखो, एक इस तरह की एमीटर प्लेट होती है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर सकते हैं। यहाँ से आपने लाइट को डाला, इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देंगे और बाहर जाना शुरू कर देंगे। यहाँ लगी होती है कलेक्टर प्लेट जिसको कलेक्ट करती है। बेसिकली कलेक्टर प्लेट जो होती है ना, उसके पास प्लस चार्ज होता है, और जो आपकी एमिटिंग प्लेट होती है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना शुरू कर देगा यहाँ से और यहाँ आ जाएगा कलेक्टर प्लेट की तरफ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इसी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक इवैक्यूएटेड यानी कि प्रेशराइज्ड, या फिर कह लीजिए वैक्यूम टाइप आपका बल्ब है। इसमें जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ना, तो आपके यहाँ पर इसके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपका जो यहाँ पर अमीटर लगा हुआ है, इस अमीटर में आपको डिटेक्शन पड़ेगा कि यहाँ कोई ना कोई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। इन्हीं को हम बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उल्टा नहीं हो रहा है इसमें, ऊपर से लाइट डाल रहे हैं आप तो ये काम कर रहा है। अब अगर आपके पास बैटरी है और आप इसी फॉर्म फिनोमेना को रिवर्स कर दो, तो बैटरी से आप बल्ब जला सकते हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो फोटो सेल कैसे बना होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, पहले यहाँ देखो। एक फोटो सेल जो है वो एक सेमी सिलेंड्रिकल फोटो सेंसिटिव मेटेलिक प्लेट होती है। देखो, इस तरह की आधे सिलेंडर टाइप, ऐसे करके सिलेंडर कंप्लीट बनेगा आपका। ठीक है, उसको बीच से काट लो, तो कुछ इस तरह का एक कर्वेचर होता है हमारे पास सिर्फ। ठीक है, इसके ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एमिट करती है इलेक्ट्रॉन्स को। एंड अ वायर लूप, यानी कि इस तरह से एक वायर लूप आपका बनता है। सपोर्ट एंड इवैक्यूएटेड गिलास और क्वाड बल्ब भी बोलते हैं इसको। When light is suitable wavelength fall on the collector plate, emitter plate C, यानी कैथोड, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। इसी फिनोमेना को आप फोटो सेल बोलते हैं। ठीक है,
ठीक है, देखिए आप लिखते रहिएगा मेरे साथ साथ, तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले देखो, यहाँ है ना जगह लिखने के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन फोटो सेल की कहाँ कहाँ होती है? इट इज यूज इन टेलीविजन कैमरा और टेलीकास्टिंग सीन एंड इन फोटो टेलीग्राफी। पुराने वाले जो फोटो टेलीविजन होते थे ना, उसके अंदर इस तरह का एक फोटो सेल होता था। अभी नहीं होता। ये काफी पुरानी बुक है, तो उसमें इसको रिमूव नहीं किया गया। अभी एलईडीज के बेस्ड ऊपर आपके पैनल्स आते हैं, पैनल के ऊपर आपका पीछे से लाइट पड़ती है सिर्फ। उसमें भी कुछ ना कुछ फिनोमेना ना फोटो इलेक्ट्रिक सेल जैसा होता है, लेकिन वो फोटो सेल नहीं होते। सेकंड नंबर पर है आपका रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन सिनेमा फिल्म। तो आप जो रिप्रोडक्शन साउंड करते हैं सिनेमा फिल्म के अंदर, उसमें इसका यूज होता है। काउंटिंग डिवाइस में इसका यूज होता है। यूज बर्गल अलार्म, फायर अलार्म वगैरह। मेजर द टेम्परेचर ऑफ स्टार, स्टार के टेम्परेचर को मेजर करने में इसका यूज होता है। इन पेपर इंडस्ट्री टू मेजर द थिकनेस ऑफ पेपर, पेपर की थिकनेस को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इन पेपर इंडस्ट्री टू मेजर द थिकनेस ऑफ पेपर। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, टू लोकेट फिलो और होल इन द फर्निशिंग गुड। इसमें किसी चीज को आप मैन्युफैक्चर करते हो, उसमें से उसकी फर्निशिंग का मतलब किस तरह से उसके ऊपर कोटिंग हुई है। किसी चीज के ऊपर आप अगर पेंट वगैरह करोगे तो वो किस तरह का पेंट हुआ है, उसके जो गड्ढे हैं वो भरे या नहीं भरे, इस चीज का ध्यान देना पड़ता है। ओपेसिटी सॉलिड, किसी भी सॉलिड के अंदर से किसी लाइट को पास करा के देखोगे वो पास हो रही है या नहीं हो रही, उसके डिटेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं। ये मतलब कई सारे इसके यूजेज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक इंपॉर्टेंट ये है कि प्लैंक कांस्टेंट की डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको डिटरमाइन करने में इसका यूज किया जाता है। एक सिंगल यही एप्लीकेशन है इसका। अब देखो, इंडिविजुअल तो हमने पढ़ा था चीजों को, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर। तो हम ड्यूअल नेचर को यहाँ से थोड़ा सा रिलेट करेंगे। रेडिएशन का ड्यूअल नेचर का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो हमारा जो है पहला टॉपिक रहेगा यहाँ पर, इसके लिए ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। चैप्टर का नाम भी ड्यूअल नेचर ही है। लेकिन यहाँ पर आकर ना, जितना आपने पीछे पढ़ा इंडिविजुअल, आपने वेव नेचर पढ़ा, आपने पार्टिकल नेचर पढ़ा, उसके बाद कहीं कहीं पर आपने इनको रिलेट करके पढ़ा। वो पार्टिकल नेचर कौन कौन से फिनोमिना को दिखाते हैं और वेव नेचर कौन कौन से फिनोमिना को दिखाते हैं, वो पढ़ा आपने। लेकिन यहाँ पर आप पढ़ोगे ड्यूअल नेचर के बारे में। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का क्या मतलब है? देखिए, जो वेव थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, एक्सप्लेन करती है फिनोमिना जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हमारा पार्ट नहीं था तो हमने इसको नहीं पढ़ा। लेकिन आपने केमिस्ट्री के अंदर पोलराइजेशन पढ़ा होगा कि आप एक अनपोलराइज लाइट को एक प्रिज्म से पास कराते हैं, और वो प्रिज्म से जो आपकी लाइट होती है वो एक इंडिविजुअल डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो आप उसको मोनोक्रोमैटिक बोलते हैं। अब जब वो मोनोक्रोमैटिक लाइट एक जगह से पास होगी, तो वो एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करते करते या तो आगे की तरफ रोटेट कराएगी खुद को या पीछे की तरफ, तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेट्रो बोलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना जानिएगा कि जो आपकी वेव थ्योरी है वो आपके तीन फिनोमेनास को सिग्निफाई करती है। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस पैटर्न आपने देखा था, एक स्लिट ले रखी थी ना हमने, दो स्लिट, एक सिंगल स्लिट, तो यहाँ पर आपके इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होते थे जब आपकी दो अलग अलग वेव एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती थी। डिफ्रैक्शन फिनोमेना था कि अगर कोई हर्डल या ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है, तो उससे जो लाइट का जो मोशन है वो किस तरीके से आपके शेप को चेंज करता है। ठीक है, और एक पोलराइजेशन। ऑन द अदर हैंड, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो सपोर्ट करता है वो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है लाइट के, क्योंकि यहाँ से जो फोटोन आ रहे हैं ये पार्टिकल की फॉर्म में है। ठीक है, इसी को आपने एनर्जी के लिए लिखा था एच म्यू। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना है, ये किसको बताता है? इट इज डिफाइन द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट।
हैंस वी अज्यूम दैट द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अब हमारे पास ना एक पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हमें दोनों को कंसीडर करते हुए बोलना पड़ेगा कि लाइट के जो होते हैं वो दो नेचर होते हैं। लाइट इज अ वेव एज वेल एज एंड अ पार्टिकल ऑल्सो। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, लाइक वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, तो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल किस तरीके से वेव की तरह बिहेव करते हैं उसके लिए डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दी थी। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक ऐसी थ्योरी जिसको प्रैक्टिकली प्रूफ ना किया जाए और डिनाई भी नहीं कर सकते आप। तो कोई इंसान एक अगर साइंटिफिक टर्म को बोल रहा है या उसके पीछे का रीजन दे रहा है, तो उसके पीछे मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर होगी तो वो आपका फिनोमेना रूल्स इनमें आता है। हाइपोथेसिस होती हैं इस तरह की चीजें, जिसको बोल दिया गया है उसके पीछे अभी चीजें प्रॉपर तरीके से आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते और प्रॉपर तरीके से आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि उसका आपके पास तोड़ नहीं है, तो आपको उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो उनकी एक हाइपोथेसिस थी। इसकी बात करते हैं कि उन्होंने क्या बोला था। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, इसको नोट कीजिएगा, अ वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल विच कंट्रोल द पार्टिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। उनके कहने का मतलब ये था कि जब भी आप एक पार्टिकल को भेजोगे ऐसे करके, ये पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, मान लो ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे करके प्रोपोगेट कर रहा है, तो पार्टिकल के साथ ना एक वेव हमेशा एसोसिएट होती है। ऑलवेज अ वेव इज एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल। तो इसी को हम ड्यूअल नेचर मानते हैं। तो ये हो गया आपका वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल। और अगर आप नॉर्मली भी किसी इंसान को चलते हुए देखोगे या गाड़ी को चलते हुए देखोगे ना रोड पर, आप कभी गाड़ी पे बैठो तो ऑब्जर्व करना, कार हो या कुछ भी हो, उसके अंदर ना कुछ डैम्पिंग होती है, अप डाउन अप डाउन। और अगर आप भी चलते हो और आपको कोई इंसान बहुत दूर से ऑब्जर्व करता है माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है, तो आपकी जो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स है वो ऐसे करके करता है। तो आप अगर एक पार्टिकल के तौर पर मूव कर रहे हो तो भी आप अपनी पोजीशन के आगे पीछे थोड़ा सा वाइब्रेट जरूर करोगे। और इस तरह के मोशन को ही आप वेव मोशन बोलते हैं, कि एक स्ट्रेट पाथ पे ना मूव करके चीज आगे पीछे मूव कर रही है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो डी ब्रोगली थे उन्होंने बोला कि जो एक पार्टिकल है जब भी वो मूव करेगा वो हमेशा अपने साथ एक एसोसिएटेड वेव रखेगा। पढ़ो। खाना हो गया रेडी? नेक्स्ट देखिएगा, द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव, या उसको डी ब्रोगली वेव बोलते हैं। ठीक है। दोस वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब देखो पार्टिकल, इसको मैं रफ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा और। भाभी मैं पढ़ा रहा हूँ उनको, इधर भेज दिया। देखिए एक पार्टिकल, एक पार्टिकल ऐसे करके एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, तो मानकर चलो कि इसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी हमेशा। ठीक है। जब वेव है तो इसको क्या बोलेंगे आप? वेव, या फिर मैटर वेव। और वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कि सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है उसका वेवलेंथ। ठीक है। तो इसको जो ऑब्जर्व किया था वो किन्होंने ऑब्जर्व किया था? मिस्टर डी ब्रोगली ने। तो इसका नाम हो जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगी हमारी। अब देखो, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ आप कैलकुलेट कैसे करोगे, वो आपने पीछे लिखा था, मैं उसके अकॉर्डिंग समझाता हूँ। ये पूरा डेरिवेशन कराता हूँ, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग इसको नोट कीजिएगा, ठीक है, अपने फेयर कॉपी में जो मैं आप दिखाने जा रहा हूँ।
देखिए, आपने पार्टिकल नेचर पीछे लिखा और आपने लिखा था कि जो मोमेंटम होता है, यानी कि पी, इट इज द रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन वेवलेंथ, यानी कि पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो अगर आपको लैम्डा लिखना है तो वो हो जाएगा एच अपॉन पी। जो जो चीज़ें साइड में लिखने की है वो बिल्कुल पेन से साइड में लिख दूंगा। मोमेंटम जो होता है आपका वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, पहली चीज। दूसरा, मोमेंटम को अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए एम वी। ठीक है। अब आप एक काम करो, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, और वो है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। इसको आप लिखते हो हाफ एम वी स्क्वायर से। ठीक है। तो आप ऊपर नीचे दोनों जगह, ये तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन टू। तो आप नीचे भी एम से मल्टीप्लाई कर लो और ऊपर भी एम से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को के लिख लो। अब ये ऊपर हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू एम इज इक्वल टू टेक टू। इस टू को इधर ले जाओ तो लिख लो एम वी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा टू एम के। 2 किलोमीटर से भी याद रखते हैं। एम वी को मैं लिख दूंगा पी। तो पी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आपका 2 m k के बराबर। तो ओनली पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 2 m k। ठीक है। तो इस पी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? मैं रख सकता हूँ यहाँ पर पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 m k। तो आप वेवलेंथ को ऐसे भी लिख सकते हो, और लैम्डा बराबर आपका एच अपॉन एम वी भी हो सकता है। दूसरा फार्मूला है आपकी वेवलेंथ के डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का। दिस इज योर फर्स्ट फार्मूला, दिस इज योर सेकंड फार्मूला, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट एज एच अपॉन अंडर रूट 2 m k। ठीक है। दिस इज योर थर्ड फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो अब सवाल आपको कहीं से भी किसी भी तरह से पूछ सकता है। ये मत समझिएगा कि आपको सवाल यहीं से आएगा। ही विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम एनी एस्पेक्ट। ठीक है। ये सब चीजें क्या हैं ये बताने की मुझे जरूरत है। जो पी है वो मोमेंटम है पार्टिकल का। पी इज द मोमेंटम या पार्टिकल नेचर। एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल। v is the velocity of moving particle. Lambda is the wavelength associated with the particle, and k is the kinetic energy of the particle. All these terms are related with the particle nature. अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। तो आपको ये प्रूव करने को भी आ सकता है या फिर इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो कोशिश यही रहेगी उनकी कि आपको मॉडर्न फिजिक्स है वो न्यूमेरिकल दें, छोटे छोटे, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स रहते हैं। थ्योरी इतनी नहीं पूछते हो, तो आप उन न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिएगा। देखो, क्लास 11th में एक चैप्टर था गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। हमने वहां तो नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी, थर्मोडायनेमिक नाम का चैप्टर क्लास 11th में। तो उसमें काइनेटिक थ्योरी आई थी मैटर की। तो काइनेटिक थ्योरी में हमने पूरा एक प्रूफ किया था कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की होती है, ठीक है, किसी टेम्परेचर टी पर, वो निकालते हैं आप 3 kBT से। ये होता है आपका केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी कुछ वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻38 समथिंग जो भी होती है। उसको आप इंटरनेट से देख लीजिएगा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। ये आपका इस लेक्चर के दौरान जो आपको और चीज काम करनी है वो ऐसे करके मैं लिख दूंगा। इसकी वैल्यू आपको देखनी है तो अपने कॉपी में, चाहो तो अभी लेक्चर को रोक के स्टॉप करके आप इसकी वैल्यू निकाल के लिख लीजिए। ठीक है। आप रिलेशन किसके बीच में लिखने जा रहे हैं? वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे लिखोगे। ठीक है। देखो, यहाँ पर तो उन्होंने इस रिलेशन को डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया रख करके, लेकिन हम ऐसे नहीं रखेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर।
पीछे आ जाते हैं और हमारी जो हेडिंग है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर टी। ठीक है। लाइक कैसे करेंगे? आपने अभी लिखा लैम्डा की वैल्यू होती है आपकी h अंडर रूट 2 m k। देखो, ये चीज अगर आप शुरू से प्रूफ करने करोगे ना, तो आप h/p लिखिएगा। ठीक है। वहां से यहाँ तक आइएगा जब आपको सिर्फ सवाल इतना हो। और तो मैं ऊपर करा चुका हूँ तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा। अब फिर एक लाइन लिखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग जो के की वैल्यू है वो होगी 1/3, 3/2 होती है, ½ mv² तो नहीं, 3 kBt, 3/2 kBt होती है। दिस इज 3/2 kBt। ठीक है। ये लिखना, आप इतना ही लिख दीजिएगा सिर्फ कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हटा दीजिएगा, मैटर कर दीजिएगा उसकी जगह। अब वो लिक्विड गैस और सॉलिड तीनों के लिए हो जाएगी, मैटर लिख दोगे तो के की जगह आपको सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा h/√2m। और के की जगह क्या लिखो? 3 kBt/2। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा h/√3 m kBt। ठीक है। तो ये आपका आ गया रिलेशनशिप लैम्डा और टी के बीच में, h/√3 kBt। ये फार्मूला है लैम्डा निकालने का एक और। तो ये रिलेशन नंबर 4 हो गया। आप ऐसे लिख लेना या कोट करके लिख लेना, आपके ऊपर है। फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केबी? केबी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हियर। अब देखो सवाल किस किस तरीके के आ सकते हैं, वो चीज ध्यान रखना। आपको बोलेगा कि आपके पास ना फोटोन है, एक टेम्परेचर T1 का है और एक टेम्परेचर T2 का है। दो अलग अलग फोटोन आ रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर से। तो क्या होगा? रिलेशन पता होना चाहिए, लैम्डा जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/√T के। तो आपका जो फार्मूला बनेगा लैम्डा 1/λ2, ये हो जाएगा 1/√T1, 1/√T2। ये इधर और ये ऊपर। ठीक है। तो लैम्डा 1/λ2 हो जाएगा √T2/T1। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब वो किसी भी चीज के लिए पूछ सकता है। लाइक आपको टेम्परेचर दे दे कि एक ऑब्जेक्ट है जहाँ से फोटोन निकल रहा है T1, जिसकी वैल्यू है 100 केल्विन, और एक जगह टेम्परेचर T2 है जिसकी वैल्यू है 400 केल्विन। ठीक है। तो λ1 λ2 का रेशियो बताओ। तो कैसे लिखोगे आप? λ1/λ2 इज इक्वल्स टू √400/100। ठीक है। केल्विन में रखिएगा टेम्परेचर यहाँ पर, तो हो जाएगा 4, रूट के अंदर आ जाएगा 2। तो अलग अलग टेम्परेचर से जो λ1 की वैल्यू है वो 2 टाइम्स होगी λ2 के। टेम्परेचर बढ़ा होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। ये रिलेशन यही बताता है कि एज द टेम्परेचर increases
द वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी डिक्रीजेस। ठीक। अब उन्होंने यही सब चीज की है यहाँ पर, पुट करके सॉल्व किया है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक और फार्मूला आपका क्रिएट हो गया, और कुछ नहीं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर थर्ड फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। यहाँ पर है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर आप फोटोन की जगह एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने जा रहे हो, तो वो कैसे निकालोगे? तो देखो, यहाँ पर भी एक डेरिवेशन है छोटा सा। अब हम यहाँ तक कैसे आएंगे? ये ना, इस फार्मूले तक आना है। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये फार्मूला कैसे आएगा, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर भी देखो, हर एक जगह पर जो भी चीज़ आपने पढ़ी है ना, आपकी वही एप्लीकेशंस होंगी। कोई नई चीज़ यहाँ पर आपकी इंट्रोड्यूस नहीं होने वाली। लाइक, आपको जो कुछ यहाँ दे रखा है, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, Q/V। आप इसको ले जाके पुट कर दो जो आपका लैम्डा था उसमें। तो आप इसकी जगह रखोगे Q/V, जो कुछ भी है उसकी जगह। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, आप मेरी मदद कीजिएगा इसके आंसर को निकलवाने में। अब हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली डी ब्रोगली वेवलेंथ, या कह लीजिए वेवलेंथ ही, यानी कि लैम्डा एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात हम करेंगे ना यहाँ से, तो उसको ध्यान दीजिएगा आप। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वैसे तो ½ mv²। लेकिन इन केस ऑफ पोटेंशियल, आप काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं चार्ज इनटू वोल्टेज। ठीक है, पोटेंशियल, विच मीन्स योर के इक्वल्स टू Q/कैपिटल V। इसको थोड़ा वी कैपिटल बनाना बड़ा वाला। ठीक है, ये हो गया। अब लैम्डा आपने अभी लिखा था, वो है H/√2m k। तो आप यहाँ पुट कर दो H/√2m इंटू Q/V। ठीक है। तो आपका जो लैम्डा है हो जाएगा H/√2 इंटू, इसकी बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का आपको मास लिखना पड़ेगा, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ रखना पड़ेगा चार्ज। चार्ज तो मुझे पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। मास आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे जहाँ तक पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस मास। तो एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आप ये कैलकुलेट, ये देखना। यहाँ रखोगे आप m की जगह मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, उसकी जगह E इंटू पोटेंशियल यानी कि V। ठीक, ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू H/√2 इंटू जो भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ रखना है, इंटू चार्ज यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो जब आप इन सब चीज़ों की वैल्यू रखोगे, एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, ये ये वैल्यू यहाँ रखना। तो आपको इसको सॉल्व करने के बाद इतने हिस्से को ये मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना, 12.27। ठीक है, ये आएगा 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट के अंदर पोटेंशियल रहेगा ऐसा का ऐसे। ठीक है, ऐसा वेलोसिटी मत मान लेना। तो लैम्डा का पांचवा फार्मूला आ गया डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का इन केस ऑफ पोटेंशियल। तो ये किसके केस में है? पोटेंशियल ऑफ
एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन। अगर कोई और पार्टिकल आएगा तो उसका मास और उसका चार्ज रखना पड़ेगा आपको यहाँ। ठीक है, जैसे हीलियम वगैरह वो रख दे, तो हीलियम का मास और हीलियम का चार्ज रखिएगा यहाँ पर। पता लगा, आप इसको मान कर चल रहे हैं। दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। और हेडिंग में भी आपने लिखा होगा, देखिए, पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये डेरिवेशन भी आप लिख लीजिएगा साथ के साथ। देखो, लास्ट है हमारा इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, डेविजन गार्मर एक्सपेरिमेंट। चैप्टर इसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा। और यहाँ से आपको दिखेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिखेगा थोड़ा थोड़ा। आपको एग्जाम वाला क्वेश्चन भी दिखता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कोशिश करना कि आप उसको बना लो। ठीक है, क्योंकि एक बार बना लोगे तो आपके जहन में रहेगा डेविजन गार्मर का क्या एक्सपेरिमेंट था। कुछ लोग इसको डेविजन जर्मर भी बोलते हैं। तो जैसा आपको सही लगे, एक और एक्सपेरिमेंट ऐड कर लीजिएगा इसमें, डेविजन। देखिए, जो कि आपके वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड बाय। देखो, आपका जो इलेक्ट्रॉन है जब ये मूव कर रहा है तो इसमें वेव्स हैं। और इसका जो वेव नेचर है वो किसके थ्रू डिटेक्ट किया गया, डेविजन गार्मर के थ्रू, 1927 के अंदर। दी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आपको दे रखा है, देखो। ये एक फ्रीक्वेंसी मीटर है जो आपके पार्टिकल को ऑसिलेट करने का काम करता है। ये डायरेक्शन देता है यहाँ पर आपका एक, इस तरह से। देखो, ये जो ऐसे है ना, ये आपकी बीम है। बीम में यहाँ पर आपने एक क्रिस्टल लगा रखा है जो कि निकल का बना हुआ है। तो यहाँ से जब आपका पार्टिकल आएगा, पार्टिकल आकर इससे स्ट्राइक करेगा, तो पार्टिकल आपका एक इधर जा सकता है और पार्टिकल इधर भी जा सकता है। ठीक है, तो इधर आपके पास लगी हुई है एटॉमिक प्लेन, कोलॉइडल बीम। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इस तरह से बीम है जो कि स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की बीम। ठीक है, तो इसमें कई सारी चीजें हैं। इसमें बीच में गैप है, ये पोटेंशियल है, इस तरह से बैटरी लगी हुई है, ये एल टी है। एल टी एच टी क्या होता है, सेकंड, इनका भी ना कुछ। डी की वैल्यू है, डी गैप है इस तरह से। तो एंगल ऑफ डी, जो आपकी वेवलेंथ है ना, वो कितनी डेविएट हो रही है, इन सब चीजों के इसमें आपको देखना है। ये थोड़ा सा ना मैं बताऊं आपको, एक एक्सपेरिमेंट जो वेव नेचर को बताता है इलेक्ट्रॉन के। सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल ही है, अब पार्टिकल के अंदर वेव नेचर भी होगा, उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए डेविड गार्मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो उसको पढ़िए। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। ये इलेक्ट्रॉन गन है, विच कंप्रोमाइज ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। यहाँ जो फिलामेंट लगा हुआ है इसका, ये टंगस्टन का है। एफ इज कोटेड विद बैरियम ऑक्साइड, और इसके ऊपर एक लेयर है बैरियम ऑक्साइड की, और उसको हीट किया जाता है वेरी लो वोल्टेज पर। ठीक है, तो ये लो टेम्परेचर है शायद, एल टी, वेरी लो टेम्परेचर, लो वोल्टेज पावर सप्लाई। इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय फिलामेंट आर एक्सेलरेटेड। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो अपने आप को एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेटेड टू अ डिजायर वेलोसिटी बाय अप्लाइंग सुटेबल पोटेंशियल फ्रॉम द हाई वोल्टेज सप्लाई। यहाँ पर आपने एक हाई वोल्टेज सप्लाई दे रखी है। ठीक है, ये और ये, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, उसमें से फ्लो वोल्टेज से इसने इसको एक्सेलरेट करा, ज्यादा पोटेंशियल यहाँ से आप दे रहे हो। ठीक है, हाई पोटेंशियल सप्लाई। दे आर मेड टू पास थ्रू द सिलेंडर विद फ्री होल्स। ठीक है, फ्री होल्स एक्सेस प्रोड्यूस अ फाइन collimated beam. The beam is made up of fall on the surface of nickel crystal. यहाँ से आप एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेजोगे। ठीक है, जो कि एक क्रिस्टल सरफेस के ऊपर जाके गिरेगी। उसके बाद यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। द बीम इज मेड अप ऑफ, मेड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ निकल क्रिस्टल। द इलेक्ट्रॉन आर स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखो, हर एक डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऊपर भी, इधर भी, इधर भी। द इलेक्ट्रॉन आर स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन बाय द एटम ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल से टकराने के बाद में, क्रिस्टल के एटम से टकराने के बाद में।
A beam of electron emitted by the electron gun is made to fall on nickel crystal cut along cubical axis of the particular angle. तो ये जो आपने इसको यहाँ पे कट दिया है, तो ये एक पर्टिकुलर एंगल के साथ मूव करना शुरू कर देगा. The scattered beam of electron is received by detector which can be rotated by an angle. देखो, यहाँ पर कलेक्टर है, और ये कलेक्टर जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, उनको इधर उधर जाकर ये कलेक्ट करता रहेगा ऐसे करके. The energy of the incident beam of electron varied by changing the applied voltage to the electron. ठीक है, जो भी एनर्जी है आप उसको यहाँ पर अब्सॉर्ब करते रहेंगे. Intensity of scattered beam of electron is found maximum when angle of scatter is 50 डिग्री. यानी कि अलग अलग वेलोसिटी से यहाँ पर आपके पार्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर देखिए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आप 54 वोल्ट का रखते हैं और स्कैटर्ड एंगल 50 डिग्री का, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है. मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो, यहाँ देखो, ये एक इंटेंसिटी ग्राफ है, कितने एंगल पे मिल रहा है, 50 पे. बस पोटेंशियल ध्यान रखना, 54 वोल्ट पोटेंशियल आपको दे रहे हैं यहाँ पर. अब यहाँ पर थीटा +50, इसमें आप ऐड कर रहे हो. ठीक है, तो आपका जो थीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी. कैसे? एक एंगल 50 डिग्री मैक्सिमम एंगल, उसके बाद एक और एंगल, तो 65 डिग्री का आपका थीटा आ जाएगा. थीटा यानी कि ऊपर वाला एंगल ये. ठीक है. लेटाइस स्पेस यानी कि स्पेस बिटवीन द क्रिस्टल, जो भी क्रिस्टल के बीच की स्पेस है, वो आपने ले रखी है 0.9 एंगल एंगस्ट्रॉम, यानी कि लैम्डा. और डी इतना ले रखा है. फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा एन की वैल्यू 1. इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रैक्शन आपको याद ये रखना है, ये फॉर्मूला. ठीक है. अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा. ये फॉर्मूला होता है आपका, रिलेशन बताता है डिफ्रैक्शन के लिए कि लाइट किस तरीके से डिफ्रैक्ट हो रही है. 2d sin थीटा, डी की वैल्यू आपको पता है, साइन थीटा आपको पता है. आप यहाँ से लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 1.65 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, जिसकी मदद से आप पोटेंशियल निकाल सकते हो. इसको बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन. तो आपकी दोनों इक्वेशन याद रखिएगा. एक तो आपकी ब्रैग इक्वेशन ये है. तो ब्रैग इक्वेशन में आप क्या करने वाले हो ये देखना. ब्रैग इक्वेशन में आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, तो उसमें एन को रखना पड़ेगा 1. डी की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी 0.91 एंगस्ट्रॉम. और थीटा जो है आपका, वो आपको लेना पड़ेगा 50 डिग्री. ठीक है, तो लैम्डा जो है करीब करीब 1.65 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाएगी आप. ठीक है. नीचे वाले में, इसमें फिर लैम्डा कैलकुलेट करके देखो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग. तो देखो, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है. एक इक्वेशन जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की थी, वो वेव नेचर को बताती है, ये आपके पार्टिकल नेचर को बताती है. अब ये इक्वेशन, ब्रेग्स इक्वेशन जो थी आपकी, ये भी आपके वेव नेचर से कब रिलेट कर जाएगी, या करेक्शन कब हो जाएगा. आपको वोल्टेज तो पता है, आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज दिया 54 वोल्ट. 54 वोल्ट यहाँ रखो, सॉल्व करोगे इसको. सॉल्व करने के बाद ये आपको इतनी ही वैल्यू अगर दे रहा है, अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू मिलती है आपको, विच इज अ क्लोज आर्ग्यूमेंट विद 1.65, यानी कि इसके पास पास आपका आंसर आ रहा है. ठीक है. तो ये बताता है, दिस प्रूव दैट द एग्जिस्टेंसी ऑफ डी ब्रोगली वेव फॉर स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. तो देखो, आपको ना इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अगर एक लाइन में समझना है, तो आपके पास डी जर्मर एक्सपेरिमेंट से ये ब्रैग्स इक्वेशन आती है. इस ब्रैग्स इक्वेशन में आप 2d sin थीटा और एन की वैल्यू डालो, लैम्डा आएगा इतना. ठीक है. डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में आपने देखा कि आपने जो पोटेंशियल दिया था, हाई पोटेंशियल, वो 54 वोल्ट का था. यहाँ डालो, तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी इतनी. तो 1.65 और 1.67, बोथ आर दी अप्रोक्सीमेटली इक्वल वैल्यूज. इसका मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ या ब्रैग्स इक्वेशन, दोनों से जो आपकी वैल्यू लैम्डा की आ रही है, लैम्डा कब आती है, पार्टिकल का लैम्डा थोड़ी ना आएगा. पार्टिकल का लैम्डा तभी आएगा जब उसके अंदर कुछ ना कुछ वेव नेचर होगा. ठीक है. तो यहाँ से इसकी वेव नेचर की एग्जिस्टेंसी का प्रूफ हो जाता है. ठीक है. तो आप लोगों का ये चैप्टर यहाँ तक खत्म हो गया. अब हम कल पढ़ेंगे एटम,
और न्यूक्लियाई। एटम न्यूक्लियाई आपको इजी इसलिए पड़ेगा और वो फास्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर एंड फ्रॉम द केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11। दीज टू चैप्टर्स आर वेरी स्मॉल एंड दे आर नॉट टेकिंग टू मच टाइम। ठीक है, तो आप लोग इसको मुकम्मल कर लीजिएगा। इसमें जो भी नोट्स आपको करने हैं कर लीजिएगा, लेकिन इसके क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।